हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज व्लॉगर पे। दोस्तों अभी मैं हूँ इस वक्त हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में, और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत से लोग जिनका ये डाउट है कि क्या यूक्रेन से यूरोप का बॉर्डर क्लोज हो गया है, क्या आपको एंट्री नहीं मिल रही है, क्या इंडिया से यूक्रेन का वीज़ा नहीं लग रहा है, क्या इंडिया से रोमानिया का मोल्डोवा का वीज़ा नहीं लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में थोड़ा सा बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यूरोप में इमिग्रेशन के रूल्स क्या क्या बदलाव आए हैं इस साल, और बदलाव आने के बाद किन किन चीज़ों को अप्रूव भी कर दिया गया है। क्योंकि रूमर्स अक्सर आते रहते हैं लेकिन उस चीज़ को लागू होने में टाइम लगता है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। पहला सवाल, क्या आप लोग अभी यूक्रेन आ सकते हो या नहीं आ सकते हो? जी हाँ, आप बिल्कुल आ सकते हो। इंडिया से यूक्रेन के वीज़ा भी लग रहे हैं। अपॉइंटमेंट की बात है, बहुत से लोग बोलते हैं कि वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हाँ, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि यूक्रेन का जो VFS ग्लोबल है CP में, कनॉट प्लेस दिल्ली में, वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो और आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करा सकते हो। आपका बायोमेट्रिक होगा, एक फ़ोटो आपकी क्लिक की जाएगी और उसके बाद आपका वीज़ा लग जाएगा। 90 दिन का आपका वीज़ा लगेगा, और 90 दिन का जैसे ही वीज़ा आपके हाथ में आता है उसके बाद मैं आपका जो है रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करवाऊँगा। मोल्डोवा वीज़ा, ऐसा नहीं है कि मोल्डोवा का वीज़ा नहीं लग रहा है, लेकिन मोल्डोवा पहले ट्रांजिट वीज़ा देता था जिसे यूक्रेन आना होता था, वो उन्होंने अभी बंद कर दिया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो हैं यूक्रेन वीज़ा पे आ सकते थे, लेकिन अभी उन लोगों ने वीज़ा जो है बंद कर दिया है, टेम्प्रोरी सस्पेंड कर दिया है। उसी तरह उन्होंने ट्रांजिट वीज़ा बंद कर दिया है, क्योंकि मोल्डोवा अभी अलाउ नहीं कर रहा है ट्रांजिट करने के लिए। लेकिन जो मैं अपने क्लाइंट को बुलाता हूँ वो इस तरह है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं उनका अपनी कंपनी से वर्क परमिट या पर्सनल इनविटेशन निकालता हूँ, वो मैं DHL करवाता हूँ। अभी मेरे पास कुछ पेंडिंग एप्लीकेशन पड़ी है जिनके डॉक्यूमेंट मैंने अभी यहाँ से कुरियर नहीं करवाया है। उसका रीज़न ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं यूक्रेन में भूल गया हूँ, और मैंने सोचा था कि मैं हंगरी से बुडापेस्ट से DHL करवा दूँगा। तो लेकिन आप टेंशन मत लो, बॉर्डर खुला है अभी और आप लोग आ सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम अभी एक ये है कि मोल्डोवा अभी आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं दे रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि रोमानिया का जो वीज़ा है वो आराम से मिल जाता है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि अगर आपका यूक्रेन का वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद ही आपको रोमानिया वीज़ा देता है, अदरवाइज़ रोमानिया वीज़ा नहीं देता है। और यूक्रेन का वीज़ा जो मैं लगवाता हूँ वो 100% गारंटी के साथ लगता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला स्टेप ये क्लियर हो गया कि यूक्रेन आप आ सकते हो। और स्टडी वीज़ा, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारे पास स्टडी वीज़ा है, क्या हम आ सकते हैं? जी नहीं, आप स्टडी वीज़ा पे नहीं आ सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, और वो गवर्नमेंट को भी पता है, इमिग्रेशन वालों को, कि कोई भी बंदा इंडिया से यहाँ स्टडी करने लैंग्वेज प्रोग्राम पे नहीं आता है। अगर आप MBBS करने आते हो, प्रोफेशनल डिग्री है, मेडिकल की पढ़ाई करने आते हो तो आप आ सकते हो। वरना लोग पहले क्या करते थे वॉर से पहले कि उन्होंने अपना ये लैंग्वेज प्रोग्राम का वीज़ा लगवाया, लैंग्वेज प्रोग्राम पे वो आते थे। पहले चलो ये चीज़ एक्सेप्ट थी, यूक्रेन को भी पैसे की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट को भी थी, यूनिवर्सिटीज़ को भी थी। लेकिन इसे क्या है, एजेंट लोगों ने अभी एक शॉर्टकट रास्ता अपना लिया है, वीज़ा लगवा देते हैं स्टडी वीज़ा, लेकिन उस पर फ़्लाइट पे चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। वो पहला सवाल करते हैं कि यूक्रेन में वॉर हो रही है, लैंग्वेज सीख के वहाँ की करोगे क्या? और चलो इन केस लैंग्वेज सीखनी भी है तो सीखोगे कहाँ से? कॉलेज तो बंद है, तो ऐसे में पढ़ाई तो ऑनलाइन हो रही है, तो यूक्रेन जाके क्या करोगे? तो उसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वर्क परमिट और पर्सनल इनविटेशन, बंदा बिजनेस के पर्पस से आना चाहता है तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है, वो अप्रूव भी होता है, वीज़ा भी लगता है। जैसे ही वो वीज़ा आता है, 90 दिन की उस वीज़ा की वैलिडिटी होती है। वो वीज़ा आते ही 1-2 दिन में हम अपने क्लाइंट का रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, और जैसे ही रोमानिया का वीज़ा आप अप्लाई करते हो 8 से 10 दिन, कभी कभी 15 दिन उसमें लग जाता है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। रोमानिया का वीज़ा अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेते हो तो 7-8 दिन का आपका वो मिलेगा, लेकिन आपको 7-8 दिन भी रोमानिया में क्यों रहना है? आपको तो सिर्फ आना है रोमानिया। अगर आप रहना चाहते हो, घूमना चाहते हो तो घूम भी सकते हो, क्योंकि यूक्रेन का वीज़ा आपका 90 दिन का है। तो 90 दिन आपका ख़त्म नहीं होगा, यूक्रेन का वीज़ा 90 दिन का है। उसके बाद रोमानिया के वीज़ा का प्रोसेस अगर आप 20 दिन भी मान के चलते हो तो पीछे आपके हाथ में 70 दिन रहता है। तो 70 दिन में तो भाई बंदा बहुत कुछ कर सकता है, ऑलमोस्ट 2.5 महीने। तो 20 दिन वैसे लगता नहीं है, मैंने आपको खींच के मैक्सिमम बताया है।
ठीक है। और उसके अलावा जैसे ही आप यूक्रेन आते हो, यूक्रेन आने के बाद रोमानिया आते हो, रोमानिया से यूक्रेन आते हो, और यूक्रेन से आप आराम से इजीली स्लोवाकिया के थ्रू और हंगारी के थ्रू, जिस तरह मैं आया हूँ, आता जाता रहता हूँ। मैं भी अभी यहाँ खड़ा हूँ, मैं कोई उड़ करके तो आया नहीं हूँ क्योंकि एयरपोर्ट बंद है यूक्रेन में, और ना ही मैं कोई ज़मीन के नीचे से आया हूँ, बिल्कुल लीगल तरीके से मैं भी यहाँ आया हूँ। तो आप लोग भी आ सकते हो। अगर एक बार यूक्रेन पहुँच जाता है बंदा तो उसके बाद आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो। और शेंगेन में आने के बाद दो ऑप्शन है आपके पास। आपको ये डिसाइड करना है यूक्रेन आने के बाद कि अगर बंदा कोई भी यूक्रेन से यूरोप आता है, तो यूरोप में अभी 27 कंट्री है। क्रोएशिया, जिसको इंडिया में लोग क्रोएशिया बोलते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे उसे क्रोआतिया बोलते हैं। शे को ये लोग तय बोलते हैं। तो क्रोआतिया भी अभी उसमें शामिल हो गया है। तो अभी शेंगेन में टोटल 27 कंट्रीज़ हो गई हैं। तो जैसे ही आप यूक्रेन पहुंचते हो, आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। यूक्रेन से आप यूरोप तो आ जाओगे, लेकिन यूरोप में आपको करना क्या है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना है तो पोर्चुगल बेस्ट है, पोर्चुगल चले जाना। हंगरी तक आपको मैं लेकर के आऊँगा, और जो मैंने पेमेंट आपको बता रखी है पहले, वही पेमेंट अभी भी है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। अब आपको यहाँ पे आने के बाद, यूक्रेन आने के बाद आपको ये डिसाइड करना है। आपके पास दो ऑप्शन है। एक है एज ए रिफ्यूजी अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो 27 में, भले ही आप स्विट्ज़रलैंड में भी जा सकते हो यूक्रेन से, तो वो आपको वहाँ पे काम करने की परमिशन देंगे जब तक आपका जो केस चलेगा, क्योंकि आप हो इंडियन पासपोर्ट होल्डर, यूक्रेनियन नहीं हो। तो लेकिन फिर भी अगर कोई यूक्रेन से आता है तो वो उसे रहने को घर देते हैं, खाना पीना सब कुछ देते हैं, और गवर्नमेंट पैसे भी देती है। और आपके लिए सूटेबल जो जॉब है आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो आप और जॉब कुछ भी कर सकते हो, क्लीनिंग की, होटल में, टैक्सी का, जो भी काम है वो काम आप यहाँ पे कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी काम करने की, आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। और अगर अप्रूव हो जाती है आपकी एप्लीकेशन, सपोज़ करो कि आप स्विट्ज़रलैंड गए, जर्मनी गए, किसी भी XYZ यूरोपियन कंट्री में चले गए, प्रोसेस सबका सेम है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग में रहेगी। आप लीगल हो उस कंट्री में, आप काम करोगे, बैंक अकाउंट खुलेगा, आपको सैलरी मिलेगी, जो वहाँ की मिनिमम सैलरी है, जो वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट है, जो वहाँ का रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो भी प्रोसेस होगा। एंड उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन, वो बोलते हैं 4 महीने के बाद काम करने के बाद, ठीक है भाई कि हम आपको अपनी कंट्री में नहीं रख सकते हैं, तो आपको ये नहीं कि वो फ़्लाइट करवा के इंडिया भेज देंगे। फ़्लाइट यूरोप में कोई नहीं करवाता है, यहाँ पे लाखों इलीगल लोग हैं। अगर ऐसे वो पकड़ के फ़्लाइट करवाने लग गए तो भाई फिर तो उनकी बैंड बज जाएगी। वो आपको एक अल्टीमेट दे देते हैं, एक वार्निंग दे देते हैं, इतने दिन तक आप यहाँ पे रह सकते हो, अब आपको यू हैव टू फाइंड अदर वे। तो आपको फिर वहाँ से डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। तो ये चीज़ आप पहले भी डिसाइड कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, 6 महीने में, 7 महीने में, जब तक आपका केस चलेगा, पेंडिंग रहेगी एप्लीकेशन एज ए यूक्रेनियन रिफ्यूजी, आप वहाँ पे काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो। जो पैसा आप आने तक लगा रहे हो उससे डबल आप कमा सकते हो। क्योंकि आप अगर जर्मनी जाते हो पैसा कमाने, स्विट्ज़रलैंड है, नीदरलैंड है, तो आप वहाँ पे काम करके 6-7 महीने में अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। लेकिन अगर उस कंट्री ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो एक अल्टीमेट दे देंगे कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, आपको यूरोप से, आपको हमारी कंट्री से दूसरी यूरोप की कंट्री में मूव होना पड़ेगा। तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप फिर जा कर के दूसरी कंट्री में इस तरह का करते रहो, लाइफ टाइम करते रहो, जहाँ तक आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता है। और इन केस अगर हो जाता है किसी भी कंट्री में तो वो वेल एंड गुड है, आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, या फिर जो भी वहाँ का रूल है, TRC, टेम्प्रोरी रेजिडेंस परमिट, एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो आप सेट हो। और नहीं होता है तो आपको इंडिया नहीं भेजेंगे, वो आपको दूसरी कंट्री में भेजेंगे। तो उससे अच्छा है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पोर्चुगल चले जाइए, वहाँ पे आर्टिकल 88 या 89 में, वो आगे की बात है, जब आप यूक्रेन आ जाओगे तो वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूँगा। वहाँ पे जाके आप अपनी फ़ाइल लॉक करा दो। कार्ड आपको पहले दिन नहीं मिलेगा पोर्चुगल में, लेकिन पोर्चुगल में पहले लीगल तो आप पहले भी हो, आप इलीगल नहीं हो, आप यूक्रेन से यूरोप आ रहे हो लीगल तरीके से, पासपोर्ट पे ठप्पा लगेगा शेंगेन में एंट्री का, तो लीगल हो आप लोग। तो आपको आना है, आर्टिकल 88 या 89 में अपनी फ़ाइल लॉक करवाना है, और लॉक करवाने के बाद 1 से 1.5 साल में आपको जो है यहाँ का रेजिडेंस परमिट मिलेगा, आपको यहाँ का कार्ड मिल जाएगा। 1 से 1.5 साल लगेगा उसमें, 12 से 15 महीने, 18 महीने, 2-2 साल भी लग जाते थे पहले। लेकिन अभी इन लोगों ने अपना प्रोसेस थोड़ा सा
फास्ट कर दिया है। इन्होंने अपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कुछ नए वर्कर भी हायर किए हैं, तो जिस वजह से काम थोड़ा सा स्मूथली होने लगा है अभी। तो पुर्तगाल जो है लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुकी है। सिर्फ इंडियन नहीं आते हैं यहाँ पे काफ़ी कंट्री के जो लोग हैं, अरेबिक मैंने देखा है, मोरक्कोन है, उसके अलावा लीबिया से, सीरिया से, इजिप्ट से भी लोग यहाँ पे आते हैं यूरोप के डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तो अभी ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट तो था ही पोर्चुगल, लेकिन अभी ये एक दुनिया भर के लोगों का एक हब बन चुका है। आपको हर 10 में से 6 लोग यहाँ पे उर्दू हिंदी बोलते हुए नज़र आएंगे। एशियन लोग आपको बहुत मिलेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे आप पोर्चुगल में अपने पेपर लॉक कराओ और उसके बाद काम करने की परमिशन मिल जाएगी, बैंक अकाउंट खुल जाएगा, काम करो, टैक्स पे करो, 1 से 1.5 साल में कार्ड मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका है। तो ये आई थिंक कि आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है और किसी एजेंट की कहीं ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं है, कोई स्कैम आपके साथ नहीं है। तो ऐसे में अब आपको डिसाइड करना है कि यूक्रेन आने के बाद आपको क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है। बाकी अगर पोर्चुगल आप आते हो, यहाँ पे फ़ाइल लॉक करवाने के बाद बहुत से लोग बोलते हैं कि सर जब तक कार्ड नहीं मिलेगा तब तक क्या हम काम कर सकते हैं। जी हाँ, आप काम कर सकते हो, लेकिन आप पोर्चुगल छोड़ करके नहीं जा सकते हो। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे फ़ाइल लॉक करवा के, क्योंकि इमिग्रेशन जो है यूरोप के अंदर नहीं होता है। एक बार अगर आप यूरोप में आ गए, आप भले ही फ़्लाइट से ट्रैवल करो, बस से करो, ट्रेन से करो, कहीं आपकी कोई चेकिंग नहीं होगी। जब आप वापस शेंगेन जोन से बाहर जाते हो तब शेंगेन से एग्ज़िट का ठप्पा आपके पासपोर्ट पे लगता है। ये चीज़ बहुत से एजेंट नहीं बताएंगे आपको। तो ऐसे में अगर पोर्चुगल में आप अपनी फ़ाइल लॉक करवाने के बाद इलीगल तरीके से जाओगे तो आप लीगल तरीके से, लेकिन काम अगर आप दूसरी कंट्री में करते हो तो वो इलीगल है। करने वाले करते भी हैं, कार्ड भी मिल जाता है। और कभी कभार अगर गवर्नमेंट, सपोज़ करो कि आपने अपनी फ़ाइल लॉक कराई पोर्चुगल में आर्टिकल 88 या 89 में, तो यहाँ की गवर्नमेंट तो उसको अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को आप टैक्स पे कर रहे हो, आप लीगल हो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको कार्ड देगी। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे अपनी फ़ाइल लॉक करवाने के बाद वो जर्मनी चले जाते हैं, वो फ्रांस चले जाते हैं, वो बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जाके काम करते हैं। और फिर कभी कभार गवर्नमेंट जब उनके फिंगरप्रिंट का टाइम आता है तो उनसे पूछती है कि आप प्रूव करो कि आप 1 साल से टैक्स तो चलो आप पे कर रहे हो, टैक्स तो ऑनलाइन जाता है। काम हो सकता है कि जैसे आप किसी तीसरी कंट्री में काम कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, गवर्नमेंट बोलेगी आप ये प्रूव करो कि आजकल पूछने लगी है गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे जैसे ही लोग जो इंडिया पाकिस्तान से आते हैं या किसी भी कंट्री से आते हैं, वो रूल की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ पे। वो पेपर यहाँ पे लॉक कराते हैं, काम तीसरी कंट्री में करते हैं और टैक्स तो देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप यहीं रहो जब तक कार्ड नहीं मिलता है। गवर्नमेंट पूछेगी, आजकल पूछने लग गई है पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट कि भाई आप 1 साल तक पोर्चुगल में ही थे, इस चीज़ का क्या प्रूफ है, तो क्या प्रूफ दोगे। तो ऐसे में प्रूफ ये रहता है कि आप इस कंट्री में हो तो आपके पास मेट्रो की टिकट होगी, आपने शॉपिंग भी किया होगा तो उसका बिल होगा आपके पास अपने नाम का। आपने जब यहाँ पे सामान खरीदते हैं तो यहाँ पे टैक्स कोड मांगता है, टैक्स ID नंबर, आपने वो डाला होगा। तो ऐसे में यहाँ की गवर्नमेंट आजकल ये प्रूफ मांगने लग गई है। अगर वो आप नहीं कर पाते हो तो आपका कार्ड नहीं मिलेगा, चाहे आप यूक्रेन के थ्रू आओ या डायरेक्ट इंडिया से शेंगेन वीज़ा लगवा के आओ। अगर ऐसा आप नहीं कर पाओगे तो ऐसे में आपको कार्ड नहीं मिलेगा, फिर वो प्रॉब्लम आएगी, आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा। सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का है, दुनिया में जितनी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन भी है। लेकिन आपको ऐसा गलत काम क्यों करना है। आप यूक्रेन आ रहे हो, लीगल तरीके से यूरोप आ रहे हो, तो उस चीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशन को आप फॉलो करो। रूल्स की, उस कंट्री की, यहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट करो, काम की रिस्पेक्ट करो, इस कंट्री की रिस्पेक्ट करो। आपको जब 1.5 साल के बाद कार्ड मिल जाता है तो उसके बाद आप इंडिया जा सकते हो, आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान जा सकते हो, अपनी होम कंट्री जा सकते हो। अगर दुनिया में आप दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत कहीं भी अगर काम करने बंदा जाता है, मलेशिया, सिंगापुर, तो आप 1 साल से पहले तो आई थिंक कोई भी बंदा घर नहीं जाता है। तो वही समझ के आप यहाँ पे रहो। पोर्चुगल में आप बिज़नेस भी कर सकते हो बिना कार्ड मिले। 1.5 साल के अंदर अंदर आप अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हो। आप लैंग्वेज सीख सकते हो। अगर लैंग्वेज आ जाती है तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना, जैसे मिनी मार्केट है, सुपर मार्केट, उस टाइप का खोल सकते हो। मोबाइल की शॉप कर सकते हो, हेयर सैलून खोल सकते हो, स्पा का काम कर सकते हो, बार, रेस्टोरेंट, कैफ़े, जो आपको, आप हॉस्टल खोल सकते हो। हॉस्टल का बिज़नेस पोर्चुगल में बहुत अच्छा है। तो इस तरह के ढेरों लाखों ऑप्शन हैं आपके पास, लेकिन आपको शॉर्टकट ऑप्शन नहीं अपनाना है। बंदे 10-10 साल कतर में और गल्फ़ में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कभी वहाँ का उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। सैलरी भी यहाँ से आधी है। यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो लाइफ की क्वालिटी भी अच्छी है, आपकी फैमिली के लिए भी फ्यूचर है, और यहाँ पे आपको 5 साल के बाद पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ऐसे में आपके पास ढेरों ऑप्शन है। लेकिन अगर शॉर्टकट लेते हो, एक शॉर्टकट लेने का मतलब है कि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा उसके बदले में रीपे करना पड़ेगा।
इट्स कॉल्ड कर्मा। तो ऐसे में आप लोग उस चीज़ का गलत इस्तेमाल मत करो। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे थ्रू यूक्रेन आते हो या यूरोप आते हो तो आने के बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं आपको यूक्रेन बुलाता हूँ तो अपनी कंपनी पे अपने ट्रस्ट के बेस पे मैं आपको बुलाऊंगा, और अगर आप किसी भी तरह का वहाँ पे इलीगल काम करते हो आपसे वो बाद में पूछेंगे, पहले वो मुझसे पूछेंगे। तो अगर आप आते हो तो इंडियन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे, तो उस रिस्पेक्ट को आपको बनाए रखना है। और इंडियन को यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है। पूरे यूरोप में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ कुछ लोगों की वजह से आपको काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रोड पे पड़े हुए भी मिलेंगे। ये रियलिटी है यूरोप की, जो एडिक्ट हो गए हैं बहुत सी गलत चीज़ों के, ड्रग्स लेने के, अल्कोहल के। वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो उसी लाइफ में मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड ही अब इतना चीप हो गया है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो वही जाहिर सी बात है, आपको दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ हर जगह होमलेस भी मिलेंगे और बिलीनियर भी मिलेंगे। आपको डिसाइड करना है अगर आप यहाँ पे आते हो आप किस तरह अपनी लाइफ जीना चाहते हो। काम आपको आके कोई नहीं देगा, काम आपको खोजना पड़ेगा, काम आपको मिल भी जाएगा। अभी समर आने वाला है। पोर्चुगल में अगर बात करूं मैं आपको तो अभी इस महीने से मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल से काम शुरू हो गए हैं। जितने भी बीच के किनारे, समुंदर के किनारे रेस्टोरेंट्स हैं सब ओपन होने लग गए हैं। तो वहाँ पे हज़ारों अभी वैकेंसी रहेगी। और फार्मिंग का काम जो है, अगर आपको कुछ नहीं आता है वो काम कर सकते हो। मैं ऐसे लाखों लोगों से मिलता हूँ, डेली मैं लाखों लोगों से बातचीत होती है, लोगों को देखता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि काम है। और पैसे पुर्तगाल में बहुत कम है। मिनिमम सैलरी अभी इन्होंने 750 यूरो कर दिया है, लेकिन आई थिंक कि एक बंदे के लिए काफ़ी है अगर आप सही तरीके से चलते हो। 1-1.5 साल का स्ट्रगल है, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो अगर आप आना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो अभी भी, तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम आपको नज़र आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पुर्तगाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।